आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की संरचना। इससे पहले मैं स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बता चुका हूं, स्पर्म कैसे बनते हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे बात करेंगे, स्पर्म की संरचना। तो सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, दूसरा और थर्ड पार्ट होता है इसका मिडिल पीस, ये वाला हिस्सा, मध्यखंड और टेल, पूंछ। ठीक है, तो इसका जो हेड वाला पार्ट है, इसमें देखिए सबसे पहले इसका जो इलोंगेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में एक ये पार्ट है, इसमें एक इलोंगेटेड इस तरह से एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है भाई स्पर्म के अंदर। ठीक है, और इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के ठीक आगे एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है भाई, एक्रोसोम कहते हैं। और जो ये एक्रोसोम होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। और इसका कार्य क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग होता है, तो स्पर्म आता है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एक्रोसोम होता है, इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सहायता से एक्रोसोम क्या करता है, एग की जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, इसमें छेद करता है, और इससे स्पर्म अंदर चले जाता है एग के अंदर। ठीक है, तो एक्रोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्म में। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को एक्रोसोम में उपस्थित हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक्रोसोम का कार्य समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब इसका जो नेक वाला पार्ट है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये नेक वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा ये स्ट्रक्चर ठीक से नहीं दिया है, इसके टिप पर, ठीक है ना, इसके टिप पर एक सेंट्रियोल होता है भाई। ठीक है, अब पहले देखते हैं सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है। देखिए, जब स्पर्म स्पर्मेटेड अवस्था में होता है, ध्यान से सुनिए भाई, जब स्पर्म क्या होता है, स्पर्मेटेड अवस्था में होता है, तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होते हैं उसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक सेंट्रोसोल में क्या होते हैं, एक सेंट्रोसोम में क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटेड अवस्था में ये 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और ये इसकी नेक वाले पार्ट में स्थित होते हैं स्पर्मेटेड अवस्था में जब स्पर्म होता है। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वो क्या करता है कि बेसल ये कन्वर्ट कर देता है, डिस्टल सेंट्रियोल चेंज हो जाता है बेसल बॉडी में, और इसको क्या कर देता है, एक्सियल फिलामेंट, स्पर्म को एक एक्सियल फिलामेंट देता है भाई। ठीक है, हाँ, यानी कि फ्लेजिला प्रोड्यूस करता है एक तरह से स्पर्म में, हम कहेंगे। ठीक है, और जो बेसल बॉडी कहलाते हैं, समझ में आ गया भाई। हाँ, मूवमेंट में हेल्प करेंगे इसके आगे जाकर के। ठीक है, और उसके बाद जो अगला सेंट्रियोल मैंने बताया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये इसके नेक के टिप वाले पार्ट में ही स्थित रहता है। एक तो बेसल बॉडी बना देता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, इसके टिप वाले, इसके जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ठीक पीछे स्थित होता है। ये डायग्राम थोड़ा स्पष्ट नहीं दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर होता है सेंट्रियोल। ठीक है भाई, सेंट्रियोल होता है। और इस सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है कि जब एग फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जब एक्रोसोम डिसॉल्व करती है एग को और स्पर्म अंदर जाता है, तो ये सेंट्रियोल क्या करता है, एग के डिवीजन में हेल्प करता है, एग को डिवाइड करने में हेल्प करता है। देखिए भाई, एक खास बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जब तक एग को स्पर्म का सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, तब तक ये डिवाइड नहीं करता, क्योंकि डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है, तो तब तक ये डिवाइड नहीं करेगा। यही कारण है कि जो मादा ह्यूमन जो मनुष्य होता है, उसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है, और ये सेंट्रियोल कहां से मिलता है, स्पर्म के सेंट्रियोल से मिलता है। यहाँ पर जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और ये इसके नेक के टिप पर ही स्थित होता है। ठीक है भाई, तो जो एग के डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है ये सेंट्रियोल। सीधी सी बात है, जब तक सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तब तक ये डिवीजन नहीं करेगा आगे। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका जो मिडिल पीस है, जो मध्य खंड है, इसके मध्य खंड में होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं नेवेन कर्ण। इसको नेवेन कर्ण भी कहते हैं,
नेवेन कर्ण, ध्यान रखिएगा ये नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ये आप मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। तो नेवेनकर्ण में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसका कार्य क्या होता है कि एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। जब स्पर्म स्विमिंग कर रहा होता है, गतिशील अवस्था में होता है, तो उस दौरान ये एनर्जी सोर्स की तरह कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है भाई, गतिशील स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो स्थित होता है, और ये स्पाइरल होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये टेल वाला हिस्सा इसका जो गति इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए भाई, एक इजैकुलेशन में, ठीक है, एक इजैकुलेशन में पुरुष लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है एक इजैकुलेशन में। अब नॉर्मल फर्टिलिटी जो होती है उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो स्पर्म, यानी कि पुरुष को अगर पिता बनना है तो उसके शुक्राणु कैसे होने चाहिए? देखिए 60% शुक्राणु तो उसके सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए, 60% स्पर्म उसके कॉमन शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और बाकी के 40% विग्रस मोटिलिटी के होने चाहिए, यानी कि तीव्र गतिशील वाले होने चाहिए। अगर उसके 60% शुक्राणु विग्रस मोटिल 60% शुक्राणु कॉमन आकृति और आकार के नहीं है और 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील वाले नहीं है, तो इस अवस्था में ऐसा पुरुष जिसके शुक्राणु में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो ऐसा पुरुष पिता नहीं बन सकता है। उसके लिए जरूरी है कि 60% शुक्राणु कॉमन आकार और आकृति के हों और 40% शुक्राणु विग्रस मोटिलिटी के हों, तीव्र गतिशीलता वाले हों, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आगे देखिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पर स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जब शुक्राणु या हम कह सकते हैं स्पर्म रिलीज होते हैं, किसकी सहायता से? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाओं के सहायता से ये क्या होते हैं? वाहित होते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे गति मूव करते हैं एक तरह से। और जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं या मैच्योर स्पर्म जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? उनमें क्या होना चाहिए? मैच्योर, हम कह सकते हैं कि शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता जो होती है वो उसके लिए जरूरी है कि इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से का श्रावण जो होता है वो इसमें मिलना चाहिए। तभी जो है कि शुक्राणु क्या होना, एक स्पर्म क्या होगा? परिपक्व होगा और गतिशील होगा। और शुक्राणुओं में क्या होना चाहिए? शुक्राणु प्लाज्मा भी इसमें मिलना चाहिए, और शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर ही सीमेन का निर्माण होता है। मैं ये आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। ठीक है, तो शुक्राणु प्लाज्मा, ठीक है भाई। और पुरुष नलिका आगे बात करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे। और पुरुष की सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों के कार्य के लिए जो ये एक्सेसरी डक्ट है और जो ग्लैंड्स हैं, इसके कार्य को करने के लिए टेस्टिकुलर हार्मोन इसके फंक्शन को बनाए रखता है, इसके कार्य को मेंटेन रखता है भाई, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा विटामिन ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है, तो विटामिन ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है। देखिए आगे देखिए, शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें हेड होता है, ग्रीवा यानी कि नेक होती है, इसका मध्यखंड मिडिल पीस होता है और एक पूंछ होती है, टेल होती है। तो एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को कवरिंग, हाँ इसके बाहर से जो शुक्राणु होता है इसके बाहर से क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है भाई। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं उस समय बताना भूल गया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे शुक्राणु के बाहर से इस तरह से कवरिंग होती है, कवर करता है पूरे शुक्राणु को, ठीक है। हाँ, तो प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को आवृत किए रहता है, यानी कि कवर किए हुए रहता है। शुक्राणु के शीर्ष में
एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड अगुणित केंद्रक होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है और इसका अग्रभाग टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है, यानी कि इसके ठीक आगे टिप पर क्या होती है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। और मैंने कहा था ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है, और एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। अब जो ये अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम होता है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। और कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन जो एग होता है, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं, सूत्रकणिकाएं, देखो सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सूत्रकणिकाएं हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो इसके मिडिल पीस में, मध्य खंड में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो इसकी टेल होती है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये मूव कर सके, स्विम कर सके, ठीक है, जिसके कारण शुक्राणु के निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने में सुगमता बनाता है। हाँ, इसको क्या करता है? गतिशीलता प्रदान करता है, इससे एनर्जी मिलती है जिससे कि गति करता है शुक्राणु। मैथुन क्रिया के दौरान मैंने बताया था 200 से 20 से 30 करोड़, देखिए 20 से 30 करोड़ नहीं होगा, ये 200 से 300 होगा मिलियन, ठीक है। 200 से 300 मिलियन शुक्राणु उत्पन्न करते हैं ये। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक शुक्राणु स्खलित होते हैं मैथुन क्रिया में, ठीक है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 200 से 300 मिलियन स्पर्म को, इस शुक्राणु को स्खलित करता है एक इजैकुलेशन में, ठीक है। और सामान्य उर्वरता के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य उर्वरता होती है, सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए, कॉमन शेप एंड साइज के होने चाहिए। और इसमें से कम 40% आवश्यक रूप से जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदान करते हैं। अगर 40% से कम तीव्र गतिशीलता नहीं है शुक्राणु में तो वो फर्टिलाइजेशन करने के योग्य नहीं। देखिए, शुक्रजनक नलिकाओं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज शुक्राणु एक्सेसरी डक्ट सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता, शुक्राणु की जो परिपक्वता और गतिशीलता क्या किसके लिए? इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक, सेमाइनल वेसाइकल तथा प्रोस्टेट ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। इनका श्रावण भी आवश्यक है शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए, ठीक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर के सीमेन बनाते हैं। शुक्राणुओं में जब शुक्राणु प्लाज्मा मिलेगा तब वीर्य बनेगा, सीमेन बनेगा, ठीक है। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को टेस्टिकुलर हार्मोन बनाए रखता है। इसके जो फंक्शन है, इसके फंक्शन को मेंटेन रखता है कौन? टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को मेंटेन करता है कौन? इसके कार्य को, इसके फंक्शन को बनाए रखता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। कल हम oogenesis पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।